नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। आप देख रहे हैं पुरवैया डीएनए। मैं हूं सैयद हुसैन। बिहार को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है और यहां इन दिनों राजनीति में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। सीएम पर उन्हीं की पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं। सीएम सब जानते हुए अपने पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। आखिर ये कैसी राजनीति है? सीएम की बात का कोई महत्व ही नहीं है। हालांकि सीएम को जेडीयू हल्के में ले रही है, लेकिन बागी उस पर भारी पड़ रहे हैं। अगर वे अड़ गए तो आरजेडी के विलय का खेल भी बिगाड़ सकते हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी ये अहम खबरें हैं जिसका हम डीएनए टेस्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा झारखंड की भी बात करेंगे, जहां विधानसभा के छोटे सत्र पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। राजनीति जगत की खबरों के साथ साथ हम झारखंड में हॉकी की बदहाली का भी डीएनए टेस्ट करेंगे। तो बिहार की सियासत में इन दिनों अलग अलग रंग दिख रहे हैं और सबसे चटक रंग दिख रहा है सत्ताधारी जेडीयू में, क्योंकि जेडीयू किसी न किसी वजह से चर्चा में है। मंगलवार को जेडीयू को बागी विधायकों के मामले में हाईकोर्ट से झटका लगा। इसी मामले में सीएम जीतनराम मांझी ने बागियों के पक्ष में क्या बोला? संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार सीएम पर आग बबूला हो गए। उन्होंने सीएम मांझी को सोच समझकर बोलने तक की नसीहत दे डाली और कहा कि उनके बयानों में गंभीरता नहीं है, वो हर 2 मिनट पर अपनी बात बदल देते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएं, उसके पहले आपको सुनाते हैं सीएम मांझी और श्रवण कुमार के बयान। कोर्ट का निर्णय है, उस निर्णय के बारे में क्या कहा जाएगा, लेकिन सदस्यता उनकी बहाल हुई है, इसका हम स्वागत करते हैं। अरे आप भी पहले सब मतलब इसका विरोध किए थे? विरोध नहीं किए थे, कुछ अनियमितता की बात आई थी, उसके बारे में कहा गया था कि इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। आवश्यक कार्रवाई का कतई मतलब नहीं था कि उनकी सदस्यता समाप्त की जाए। बहुत प्रकार का पेनाल्टी होता है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने उचित समझा उन लोगों की सदस्यता खत्म करने का, तो उसके बारे में फिर हम लोगों को कुछ नहीं कहना, कोर्ट का निर्णय है। उसी प्रकार से इनकी बात हुई हाईकोर्ट की, जो सदस्यता को बहाल रखा है, यह भी स्वागत योग्य है। जीतनराम मांझी जी हर 2 मिनट में बात बदलते हैं। अब उनके बात पर हम कितना जाएंगे? उनसे ही पूछ लीजिए कि हर 2 मिनट पर बात बदलते हैं, कोई ना कोई नई सुर्खियों में बात डालते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको सोच समझ के कोई बात कहना चाहिए। तो पता नहीं सोच समझ के बयान देते हैं कि नहीं देते हैं, उनसे पूछ लीजिए। लेकिन तो सोच समझ के ही मुख्यमंत्री बनाया होगा नीतीश कुमार ने उनको। बिल्कुल सोच समझ के नीतीश कुमार जी मंत्री बनाए हैं और बयान दे रहे हैं बिना सोचे समझे। तो सुन लिया आपने किस तरीके से एक मंत्री ने मुख्यमंत्री को नसीहत दी है। जिस तरह से मांझी लगातार बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और उस पर जेडीयू का धड़ा सवाल उठा रहा है, उससे कुछ सवाल उठने भी लाजमी है। सवाल, क्या नीतीश के पक्ष में बोलने के लिए सीएम को कुछ भी बोल देंगे मंत्री? क्या मांझी को साइड करने की कोशिश हो रही है? क्या मांझी भी बागियों के साथ है? हाईकोर्ट के फैसले पर सीएम के बयान से नीतीश नाराज है। नीतीश के इशारे पर सीएम पर तल्ख हमला हो रहा है। तो ये कुछ सवाल जो लगातार उठ रहे हैं। जाहिर है ये तमाम सवाल जवाब के इंतजार में है, लेकिन शायद मुकम्मल जवाब नीतीश कुमार की जुबान से ही मिल सकते हैं। लेकिन नीतीश की चुप्पी इन सवालों को और मजबूत कर रही है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि सीएम मांझी पर उन्हीं के पार्टी के किसी सदस्य ने निशाना साधा हो। हालांकि जीतनराम मांझी इन विवादों के बाद इस बार अपने बयान पर कायम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात विलय की भी थोड़ी सी कर ली जाए। इधर जेडीयू विधायकों पर पटना हाईकोर्ट के फैसले ने न सिर्फ जेडीयू की साख पर बट्टा लगाया है, बल्कि आरजेडी के साथ जेडीयू के प्रस्तावित विलय पर भी अब आशंका के काले बादल मंडराने लगे हैं। क्योंकि विलय के लिए पार्टी के सभी विधायकों का हस्ताक्षर एक तकनीकी जरूरत है, लेकिन इन चारों विधायकों समेत अन्य 4 बागी विधायक भी यह साफ कर चुके हैं कि उनमें से कोई इस विलय को सहमति नहीं देगा। हालांकि श्याम रजक ये कह रहे हैं कि आरजेडी और जेडीयू का विलय होकर ही रहेगा। मांझी जी को हटाना तो नीतीश कुमार चाह रहे हैं। नीतीश कुमार को लग रहा है कि इनको हटा के कैसे हम खुद बैठ जाएं। अब इसके लिए वो परेशान हैं। कितने इसका लिए कितने लॉबी पैरवी लालू जी से कई बार मिल चुके हैं कि हम गद्दी पर बैठे, लेकिन हम उनको है औकात है तो गद्दी पर बैठ के दिखला दें हम लोग। उसके बाद वो गद्दी पर उनको तो बैठने नहीं देंगे। मांझी जी बने रहेंगे, उनको हम बनाएंगे। हम लोग का जितने एमएलए समर्थन करेगा, बीजेपी से हम समर्थन दिलवा देंगे, लेकिन उनको बनने नहीं देंगे, नीतीश कुमार को बनने नहीं देंगे चीफ मिनिस्टर। लेकिन जहाँ तक विलय का सवाल है,
इस सवाल पर पूरी पार्टी का मत एक है और सभी लोगों की एक मत है कि हम लोगों को एक साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी की जो दानवी क्रिया जो चल रही है, जिस तरह देश में देश को विघटनकारी शक्तियों के हाथ में और देश को पूंजीवादी संस्थाओं के हाथ में गिरवी रखने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ हम पूरे समाजवादी विचारधारा के लोग एक हैं और एक रहेंगे। औपचारिकताएं सिर्फ बाकी रह गई है, सारी चीज़ें वो पूरी हो चुकी है। इसलिए विलय पर अब न कोई संदेह है और न इस पर कोई मत विभाजन का सवाल है। तो जेडीयू के बागियों ने बीजेपी के लिए भी पेसोपेश के हालात पैदा कर दिए हैं। सुशील मोदी ने तो साफ तौर पर कह रखा है कि बागी अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के दूसरे नेताओं ने बागियों को सलाह दी है कि फैसला लेने से पहले वो विचार जरूर कर लें। मैंने कहा कि देखिए, अब तो वो जनता दल यू से निष्कासित है, उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो अगर वो चारों विधायक बीजेपी में आने के लिए अगर तैयार होंगे तो बीजेपी निश्चित उनको स्वीकार करने पर विचार करेगी। और भी देखिए, अब सीधी सी बात है, देखिए उनके मंथन पर मेरा अपना कोई विचार नहीं है। वो खुद सोचे, वो स्वविवेक से काम लें। बिहार की जनता क्या चाहती है उसको वो नज़रअंदाज न करें। तो 4 बागी विधायकों की सदस्यता बहाल करने के पटना हाईकोर्ट के फैसले से जेडीयू को दोहरी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इससे जनता दल परिवार के 5 दलों के विलय के फैसले पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा में ये 4 विधायक फिलहाल असंबद्ध माने जाएंगे। विलय के लिए पार्टी के सभी विधायकों के हस्ताक्षर एक तकनीकी आवश्यकता भी है। लेकिन इस समय जो हालात है, ऐसी हालात साल 2013 में भी थे, जब समता पार्टी का जेडीयू में विलय हुआ था। उस वक्त जेडीयू के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने विलय की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में वो राज्यसभा में समता पार्टी के अकेले सदस्य के रूप में पूरे 6 साल तक रहे थे। अब सवाल यह भी है कि महाविलय कैसे होगा, क्योंकि बागियों ने फिलहाल पार्टी छोड़ने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। तो जेडीयू की मुश्किल बढ़ गई है। विलय पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है और अब झारखंड की खबरों का करते हैं डीएनए। झारखंड में चाहे किसी की भी सरकार हो, विधानसभा का सत्र छोटा होता है। चौथे विधानसभा का पहला विशेष सत्र भी महज 4 दिनों का रहा, जिस पर विपक्ष अब सवाल उठा रहा है। जाहिर है, छोटा सत्र है, सवाल उठेंगे। 14 साल के झारखंड में पहली बार किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है। उम्मीद थी कि बहुमत की सरकार बनेगी तो विधानसभा सत्र की अवधि भी बढ़ेगी, लेकिन पहले विशेष सत्र में ऐसा देखने को नहीं मिला। 4 दिनों के विशेष सत्र का पहला दिन सदस्यों के शपथ ग्रहण के नाम रहा। दूसरे दिन स्पीकर का चुनाव हुआ। तीसरे दिन राज्यपाल का अभिभाषण होना है और अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। आखिरी और चौथे दिन राज्यपाल के अभिभाषण और अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। इस छोटे सत्र पर विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। देखिए, इनको एक बहाना है कि भाई अभी हमने सरकार बनाई, हमको मौका दीजिए। हम इन्हें मौका देना भी चाहते हैं और हमें लगता है कल जब महामहिम का भाषण होगा, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उस अभिभाषण में इनकी झलक आएगी कि आखिर कौन सी चीज़ों को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं, कौन सी चीज़ों को ये प्राथमिकता दे रहे हैं। छोटे सत्र पर विपक्ष के हमले का बीजेपी ने बचाव किया है। बीजेपी के मुताबिक चालू सत्र औपचारिकता मात्र है और सरकार इसकी भरपाई बजट सत्रों से करेगी। नहीं, सरकार कहीं पीछे हट नहीं रही है और सत्र बड़ा भी होगा। देखिए, बजट सत्र सामान्यतः फरवरी माह में हुआ करता है। ये जो सत्र था, चूंकि चतुर्थ विधानसभा का पहली बार गठन हुआ, तो ये एक औपचारिकता है। झारखंड में नक्सलवाद, भूमि अधिग्रहण, स्थानीय नीति, शिक्षक नियुक्ति, बालू घाटों की नीलामी, ऐसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं। लेकिन सत्ता बदली तो सत्र की अवधि को लेकर पक्ष और विपक्ष की दलीलें भी बदल गई।
अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। हालांकि ये कोई नया नहीं है। झारखंड में हमेशा विधानसभा का सत्र छोटा रहा है, जिस पर विपक्ष सवाल उठाता है। ज्यादा पीछे नहीं चलते हैं। जब हेमंत सोरेन सीएम थे तब उन्होंने सत्र छोटा रखा था, जिस पर बीजेपी और आसू के नेताओं ने जनता के मुद्दों से भागने का आरोप लगाया था। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो पहले विशेष सत्र की अवधि मात्र 4 दिन रखी, जिसमें जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए माकूल वक्त नहीं दिया गया। हालांकि सत्ता पक्ष ने इस फैसले का बचाव किया है, लेकिन सवाल उठना लाजमी। क्यों सत्ता पक्ष बड़े सत्र से बचता है? सत्ता में आते ही सदन के समय को लेकर क्यों बदल जाते हैं सुर? जनता से जुड़े मुद्दे पर क्यों सदन में नहीं होती है चर्चा? क्या औपचारिकता निभाना है सदन का कार्य? क्या ऐसे होगा झारखंड का विकास? तो कुछ सवाल है जो उठते हैं। संसाधनों से संपन्न झारखंड देश के पिछड़े राज्यों में शुमार है। उसे विकास के रास्ते पर लाने के लिए सरकार को काफी काम करना है, और यह काम अच्छी तरह से सदन में चर्चा करके ही हो सकता है। उम्मीद है कि पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार आगे लंबा सत्र जरूर करेगी और जनता से जुड़े मुद्दों का सदन में समाधान भी करेगी। चलिए, दिनेश उरांव सर्वसम्मति से झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष भी चुन लिए गए। झारखंड में ऐसा कम ही देखने को मिलता है कि कोई फैसला सर्वसम्मति से होता हो। हालांकि अध्यक्ष के चुनाव के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर बयानों के भी तीर चलाए और चेतावनी दे डाली कि उसे इस पर ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। झारखंड विधानसभा में एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की शुरुआत स्पीकर के चुनाव से हुई है। सत्ता पक्ष ने सिसई विधायक दिनेश उरांव को स्पीकर का उम्मीदवार बनाकर पहला गेंद डाला। जवाब में विपक्ष ने बगैर कोई रिस्क ली इसे स्वीकार कर लिया और सत्ता पक्ष को लंबे समय से चली आ रही परिपाटी को बहाल रखने का भरपूर मौका दिया। देखिए, ये सदन का सर्वोच्च पद होते हैं और हम लोग तो कहते हैं कि स्पीकर जब चुनकर आते हैं वो किसी पक्ष के नहीं होते हैं, लेकिन जो स्पीकर बनते हैं किसी न किसी दल से वो जुड़े रहते हैं। जब वाद विवाद की दौर जब आते हैं तब सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत लोग खड़े हो जाते हैं एक साथ। तब स्पीकर को ये निर्णय करना बड़ी कठिन हो जाता है जो मैं किसको पहले बोलने का मौका दूं। इस बात को भी हमने आज भी कहे भी ध्यान रखना चाहिए और निष्पक्ष भावना से ही स्पीकर के कुर्सी को चलाना चाहिए। जेवीएम विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने स्पीकर के चुनाव के बाद सत्ता पक्ष से कड़े सवाल पूछे। इतना ही कहा है कि सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष का चुनाव किया। हमने कहा प्रतिपक्ष ने अपना दरियादिली दिखाया कि भाई जो लोकतांत्रिक परंपराएं थी, जो व्यवस्थाएं थी, वो अक्षुण्ण रहे, वो मजबूत रहे। हमने अपना उम्मीदवार नहीं दिया, लेकिन ये दरियादिली सत्ता पक्ष को भी दिखानी चाहिए थी कि उम्मीदवार घोषणा करने के पहले वो प्रतिपक्ष से बात करता। प्रतिपक्ष यदि मुकर जाता तब फिर अपनी वो उम्मीदवार की घोषणा करते। स्पीकर के निर्विरोध चुनाव को लेकर छोटे दलों ने भी अपनी उपेक्षा का रोना रोया। उनकी भी तमन्ना थी कि कोई उन्हें भी प्रस्तावक या समर्थक के तौर पर शामिल करता है। सबसे पहले कि कल जब सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाने की प्रस्ताव था तो छोटे दलों को विश्वास में नहीं लिया गया और हमको लगता है कि ये परंपरा यदि सर्वसम्मति से था तो सभी लोगों को राय लेना चाहिए। उनमें लोग समर्थक बनते, प्रस्तावक बनते, लेकिन कुछ ही दलों को जो बड़े माने विधायक है जिनके पास 5-6 उन लोगों की सहमति थी। फिर भी एक सर्वसम्मति से यदि अध्यक्ष बने हैं, हम लोग बधाई देते हैं कि यहाँ की एक परंपरा साबित हो। सदन के अंदर स्पीकर की भूमिका सबसे अहम होती है। उसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक समान हैं। झारखंड के चौथे विधानसभा के विधायक अध्यक्ष दिनेश उरांव से इस बात की पूरी उम्मीद रख रहे हैं। अविनाश कुमार, जी मीडिया, रांची। झारखंड में स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। दिनेश उरांव झारखंड के 8वें स्पीकर चुने गए। अब उनके सामने सदन को निष्पक्ष और सुचारू रूप से चलाना बड़ी चुनौती होगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार हम डीएनए टेस्ट करेंगे राष्ट्रीय खेल हॉकी।
डीएनए में अब बात राष्ट्रीय खेल हॉकी की। हॉकी में कभी भारत की तूती बोलती थी। उस समय टीम में ज्यादातर खिलाड़ी झारखंड के हुआ करते थे, लेकिन अब भारतीय टीम वैसी नहीं है और ना ही झारखंड का राष्ट्रीय हॉकी में प्रतिनिधित्व ऐसा है। हालांकि हॉकी इंडिया अपने स्वर्णिम दौर में दोबारा लौटने के लिए कोशिश कर रहा है और इसी योजना के तहत उन इलाकों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित भी कर रहा है जहां के कण-कण में हॉकी बसा है। खेलों की दुनिया में झारखंड की शान हॉकी हुआ करती थी। यहाँ की मिट्टी से हॉकी का अभी भी गहरा नाता है, लेकिन अब पहले वाले दिन नहीं रहे। झारखंड में हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा में अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी नहीं निकल रहे। 80 और 90 के दशक में जब भारतीय महिला टीम की घोषणा होती थी तो उसमें झारखंड की 4-5 खिलाड़ी एक साथ शामिल होती थी। पुरुषों और महिलाओं के वर्ग में झारखंड के कई ऐसे चेहरे चमके जिनकी धाक सालों तक खेलों के मैदान में रही। तभी तो सिमडेगा में हॉकी के विकास की संभावनाओं को तलाशने आए भारतीय हॉकी टीम के कोच झारखंड की धरती को नमन करना नहीं भूले। आपका काम, आपका रिजल्ट जो सीनियर्स ने दिया वो इस धरती को अच्छा बनाया। इस धरती ने हिंदुस्तान को प्लेयर्स दिए, असंता जैसे प्लेयर दिए। कई प्लेयर लिस्ट में हैं जिनके नाम लेंगे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो इस जगह से निकले। तो ये धरती तुम लोगों की वजह से, सर के आशीर्वाद से ये पूजनीय है, ये हमारे लिए पूजनीय है। ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। झारखंड में सिमडेगा एक ऐसा जिला है जहाँ 36 खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं। महिलाओं में असुंता लकड़ा, पुरुषों में मनोहर टोपनो, विमल लकड़ा, वीरेंद्र लकड़ा जैसे खिलाड़ी देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लेकिन हाल के दिनों में न महिला हॉकी टीम में झारखंड का कोई खिलाड़ी है, न ही पुरुष हॉकी टीम में। हालांकि कोच कौशिक मानते हैं कि खिलाड़ियों पर ध्यान दिया जाए तो यहाँ के बच्चों में बहुत स्कोप है। झारखंड मीन्स सिमडेगा के ही बच्चे ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, तो झारखंड मीन्स आपके सिमडेगा के बच्चे और जो आपकी लगन है, जैसे आप लोग यहाँ दिलचस्पी शो करते हैं, जैसे बच्चे मेहनत करते हैं, मेरे ख्याल से बच्चों का बहुत स्कोप है। सीनियर खिलाड़ी भी मानते हैं कि हॉकी खिलाड़ियों का गढ़ कहे जाने वाले सिमडेगा और हॉकी की नर्सरी झारखंड के दिल जल्द बहुरेंगे। क्या हो सकता है, तो हमारे झारखंड में अभी हम लोग को भी थोड़ा सा इसका आइडिया और प्लेयर को कैसे उठाना है उसका आइडिया हम लोग को भी बता रहे हैं, तो हम लोग भी इसके पीछे लगे हुए हैं कि हम लोग भी यहाँ से कैसे प्लेयर को उठाएं। झारखंड के खिलाड़ियों में दमखम की कमी नहीं, बस जरूरत है उन्हें प्रशिक्षित करने की, क्योंकि हाल के दिनों में हॉकी में नई तकनीक आ गई है, लेकिन गांव कस्बे से आने वाले उन तकनीकों से अनजान है, उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिल रही। वैसे इस बीच भारतीय हॉकी टीम के कोच का झारखंड, खासकर सिमडेगा आना और यहाँ के बच्चों को सुविधा की बात कहना एक सुखद अनुभूति देता है, क्योंकि सिमडेगा के बच्चे अगर कंकड़ भरे मैदान में खेलकर 36 हॉकी खिलाड़ी देश को दे सकते हैं, जाहिर है ऐसे में अगर सुविधा मिले तो एक बार फिर भारतीय टीम में झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा हो सकता है। श्री रामपुरी, जी मीडिया, सिमडेगा। तो वक्त की मजबूरी की वजह से इस पर तो हम डीएनए नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें और आपको भरोसा दिला दें कि इस खबर पर सिर्फ डीएनए नहीं करेंगे, बल्कि ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे बहुरेंगे हॉकी के दिन। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।